पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे आखिरी हिस्से पर हमको बात करना था, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। वो हिस्सा हमारा बचा था। क्या था? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक, मतलब क्या? ऐसे वर्ड्स किसी सेंटेंस में, ऐसे वर्ड्स जो जिससे कहना कीजिए आपको कि आश्चर्य का बोध हो। ठीक है, आश्चर्य समझते हैं। जैसे ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस था जिसमें आपको आश्चर्य सूचक वाक्य हम कहते थे जिसको। ठीक है, उसमें सेंटेंस था, इसमें क्या होंगे? वर्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ऑल अबाउट वर्ड्स। ठीक, तो इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होंगे जिनसे आपको क्या होगा? आश्चर्य का बोध होगा। लिखिए, इंटरजेक्शन में लिखिए, वर्ड्स विच आर यूज्ड to express some sudden feeling or emotion, words which are used to express, words which are used to express some sudden feelings or emotion, some sudden feelings or emotion of human are called interjection. Note of interjection is used at the end. ये साइन देखे हो ना, ऐसा वाला, जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, जानते हैं? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह या इंटरजेक्शन मार्क। ठीक है, पहले एग्जांपल भी लिखो। एक एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल, तीसरा, ये तीनों स्टेटमेंट में यहां पर जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, मेरा मार्कर करेंगे, कौन कौन से? एक ये हेलो, दूसरा ब्रावो और दूसरा हुर्रे। ये जो तीन वर्ड हैं, ये तीनों वर्ड जिस तरीके से यूज किए गए हैं, इनको क्या कहते हैं आप? इंटरजेक्शन कहते हैं, है ना। चलिए अब नीचे हिंदी में लिखना शुरू कीजिए। उपर्युक्त वाक्यों में आए शब्द, उपर्युक्त वाक्यों में आए शब्द ये तीनों लिखो, हेलो, ब्रावो, हुर्रे। ठीक है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं किस लिए? खुशी व्यक्त करने के लिए, लिखे उपर्युक्त वाक्य में आए शब्द, ये तीनों लिख लिए। मैं हुर्रे का उपयोग खुशी व्यक्त करने के लिए, ब्रावो का उपयोग शाबाशी देने के लिए, लिखते जाओ। इसी प्रकार आ और क्लास, और एक होता है क्या? ओ। इन तीनों का इस्तेमाल नहीं, दुख या निराशा प्रकट करने के लिए। इसको खुशी व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप, इस पे शाबाशी देने के लिए,
और ये जो और 3 लिखे हुए से इस्तेमाल किस लिए होता है? निराशा या दुख प्रकट करने के लिए। स्पष्ट है कि ये सारे शब्द मनोभावों अर्थात मन के भीतर उठ रहे भावों, फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ हार्ट की तीव्र अभिव्यक्ति करते हैं। ऐसे शब्द हमारे मुंह से अचानक निकल पड़ते हैं। इनका प्रयोग प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है। अंग्रेजी भाषा में ऐसे शब्दों की संख्या सीमित है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि वाक्य के अंतर्गत किसी भी शब्द के साथ इंटरजेक्शन का कोई ग्रामेटिकल संबंध नहीं होता है। नहीं, अभी मत लिखिए, आप हेडिंग डालिए केस, हिंदी में कारक, ठीक है। The case of a noun or a pronoun shows its relation to other words in a sentence. The case of a noun or a pronoun shows its relation to other words in a sentence. कारक, कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दर्शाते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दर्शाते हैं। अब मेरे को बताओ, केस के जैसा ही एक और डेफिनेशन आप कहां पढ़े? अब कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, आपको पूरे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं दिखाई देते जाएगा। ऐसे कौन से वर्ड थे जो नाउन का रिलेशन, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में बाकी वर्ड्स के साथ बताते थे? क्या था वो? प्रीपोजिशन। याद आया? प्रीपोजिशन जो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में बाकी वर्ड्स के साथ क्या बताता था? रिलेशन बताता था, वो प्रीपोजिशन ही था। वो भी सेम काम केस का भी है। केस क्या करेगा कि केस एक्चुअली में ये कोई वर्ड नहीं होगा, ये एक आपको अलग अलग सिचुएशन मिलेगा जिसमें आप समझोगे कि वो जो नाउन या प्रोनाउन है उनका सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ किस तरह से रिलेशन बन रहा है। ठीक है। हिंदी व्याकरण में कुल कारक की संख्या 8 है, इंग्लिश में 3 है। ठीक है। तो केस, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, ये डायग्राम बना लो। ठीक है। हिंदी ग्रामर में 8 और इंग्लिश ग्रामर में कितने? 3। कौन कौन सा? नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, और सॉरी ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। इसको हिंदी में भी नीचे में लिखिएगा, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। उसके बाद आप पहला हेडिंग डालेंगे कौन सा? नॉमिनेटिव केस। पहला हेडिंग डालिए नॉमिनेटिव केस। When a noun or a pronoun is used, आराम से लिख लेना ये सबको बाद में। When a noun or a pronoun is used as the subject of a verb, सब लिख रहे हैं। When a noun or a pronoun is used as a subject of a verb, it is placed in the nominative case. It is not my problem. Nominative case में पहला पे लिखा है when a noun or a pronoun is used as the subject of a verb, it is placed in the nominative case. जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वहां पर नॉमिनेटिव केस होता है। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वहां पर कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस। इसका मतलब ये कि नॉमिनेटिव केस में जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो ही काम को कर रहा है। तो कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ कर्ता, डूअर। डूअर वन हू डूज, जो काम करेगा। हाँ कि नहीं? इस पूरे सेंटेंस में
अगर मोहन खेल रहा है तो मोहन क्या है, नॉमिनेटिव केस, क्योंकि मोहन क्या कर रहा है, एक तो नाउन या प्रोनाउन है। डेफिनेशन में आप ये लिखे, नॉमिनेटिव केस में जो नाउन या प्रोनाउन होता है वही उस सेंटेंस में काम को करने वाला होता है। ठीक है, समझ में आया? जो मेन वर्ब है उसको कौन कर रहा है, नॉमिनेटिव केस, जो कि नाउन या प्रोनाउन है। ठीक, पल्ले पड़ा। हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म से, हाँ। पढ़े हैं, समझ में आया? पल्ले पड़ा कुछ? नॉमिनेटिव केस समझ में आया? किसी सेंटेंस में वर्ब यानी कि जो क्रिया है उसको करने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, मोहन इज प्लेइंग, ही रीड्स लाउडली, शी टॉक्स वेल। सेकंड नंबर का हेडिंग लिखिए, ऑब्जेक्टिव केस। When a noun or a pronoun is used as the object of a verb, when a noun is used as the object of a verb, it is placed in the objective case. When a noun or pronoun is used as the object of verb, ठीक है, इसका मतलब क्या, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तब उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसका मतलब जिसके कारण कार्य हुआ। मोहन खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, पहले में मोहन खेल रहा था तो नॉमिनेटिव केस था, पूरे सेंटेंस में उसी की वजह से काम हो रहा है, मतलब वही काम कर, पहले वाले में काम करने वाला, दूसरे वाले में जो काम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में जिसकी मतलब जो काम होगा, मोहन खेल तो है लेकिन क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या आ गया यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, वहीं पे नोट करके लिख लो, जिसके कारण क्रिया हुआ, नोट हिंदी में, जिसके कारण क्रिया या वर्ब हो रहा है। जैसे राम ईट्स ब्रेड, श्याम टीचेस मोहन, द कैट ड्रिंक्स मिल्क। जैसे क्या, राम ईट्स ब्रेड, तो अगर सिर्फ राम ईट्स होता तो कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस, क्योंकि राम खा रहा है, लेकिन खा किसको रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। समझ में आया? गौरी को बहुत ज्यादा समझ में आ गया लग रहा है। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, द कैट ड्रिंक्स मिल्क। अगर बिल्ली सिर्फ पी रही है तो पानी भी पी सकती है, ठीक है ना? तो अगर सिर्फ बिल्ली पी रही होती तो नॉमिनेटिव केस, लेकिन मिल्क आ गया तो ऑब्जेक्टिव केस। उसका देखो और एग्जांपल देखो, ही केम फ्रॉम, हाँ ठीक है, ही केम फ्रॉम स्कूल, ही केम वो आया, कहां से आया, स्कूल से आया। समझ में आ गया क्या? पहले वाले में क्या था, मोहन इस राम, पहले वाले में राम ईट्स, ही केम, द कैट ड्रिंक्स, तो ये नॉमिनेटिव केस। समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? ठीक, मतलब सीधा सीधा ये समझो कि ये जो पूरा सेंटेंस का जिस नाउन या प्रोनाउन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तब वहां पर ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, बिल्ली पी रही है दूध को, तो इस पूरे सेंटेंस का प्रभाव इस पर है, हाँ कि नहीं? समझ में आया? तो ये कहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर है ना? सेंटेंस में अगर आपको बताया जाए कि क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर है उसके हिसाब से रहेगा। अगर सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के ऊपर दिखा रहा है कि मतलब मोहन प्लेस, तो नॉमिनेटिव, मोहन प्लेस
इन द फील्ड, तो ऑब्जेक्टिव। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर आ जाइए, पोसेसिव या संबंध कारक। तीसरा नंबर पोसेसिव या संबंध कारक। When the form of a noun shows possession or relation with something, it is placed in the possessive case. जब नाउन के जिस रूप से अधिकार या संबंध का बोध होता है उसे पोसेसिव केस कहते हैं। ठीक है। किसी नाउन के साथ किसका लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो पोसेसिव केस होता है। जैसे एग्जाम्पल, पोसेसिव केस का एग्जाम्पल, राम्स कार इज न्यू। राम का गाड़ी नया है। किसके अधिकारों की बात हो रही है या रिलेशन की बात हो रही है? तो पोसेसिव केस राम। जनरली पोसेसिव केस में, पोसेसिव केस को दर्शाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। फादर्स, मदर्स, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो फादर्स में एपोस्ट्रोफ एस रहता है। व्हाट इज, मैं बताऊंगा मैं हाथी क्यों है, कुछ लोग समझ गए क्या? व्हाट इज योर फादर्स नेम, क्या इन दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस है? इसमें बाप का नाम पूछ रहा है, इसमें बापों के नाम पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ, बापू मतलब 4, 5, 8, 10 अगर हो तो नाम लिखिए। आपका एक इंग्लिश में ये एक छोटा सा कॉमा नहीं लगाना कितना भारी पड़ सकता है, आप देख लीजिए। मैं इसलिए एक छोटी सी लाइन का पूरा सेंटेंस बदल गया। ये इंग्लिश है, ठीक है, हाँ कि नहीं? जबकि हिंदी में प्राय हमको शब्द ही बदलना पड़ता है। तो व्हाट इज योर फादर्स नेम, पिता का नाम क्या है, इसमें पिताओं के नाम क्या है, ठीक है, पल्ले पड़ा। तो एपोस्ट्रोफ एस जो यहां पर आप लगाते हैं वो या तो आप संबंध या अधिकार बताने के लिए बताते हैं कि इसमें पूछ रहा है आपके पिता का नाम क्या, ठीक है, समझ में आया? ये जो एपोस्ट्रोफ एस आप जो यूज करते हैं ये किसको रिप्रेजेंट डिनोट करता है? ये रिलेशन, ओनरशिप या पोसेशन को रिप्रेजेंट करता है इन अ सेंटेंस की किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है क्या? तो वहां पर क्या जाएगा? पोसेसिव केस, ठीक है। रेखा इज माई सिस्टर, अनदर एग्जाम्पल, रेखा इज माई सिस्टर। अब बताओ ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव या पोसेसिव? बताइए। यस, रिलेशन एंड पोसेशन। इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट रेखा रिलेशन और ओनरशिप, ओके। वो शब्द कौन सा है? ये है जो पोसेशन की बात कर रहा है। तो हर बार सेंटेंस में एपोस्ट्रोफ एस हो जरूरी नहीं, ठीक, हाँ, क्योंकि ये टॉपिक चल रहा होता है तो हर किसी को समझ में आता है तो आंसर तुरंत आते हैं। जब एक हफ्ते बाद वही सवाल दोबारा पूछा जाता है तो नाउन का डेफिनेशन मुंह से नहीं निकलता, निकल जाए। चल प्रोनाउन का डेफिनेशन बता। प्रोनाउन से नहीं पता, एज आई सेड, है ना, जैसा कि मैंने कहा। अब मत बता, बेइज्जती बेइज्जती हो चुकी है, नहीं बता। चलिए आगे समझ में। दिस बैग इज हर्स, दिस बैग इज हर्स, उसका है। समझ में आ गया? केस क्लियर हुआ? क्लियर? कोई समस्या? ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अगला हेडिंग पर्सन, केस खत्म। अब आ जाइए पर्सन में। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, संस्कृत में पढ़ते हैं इसको। अंग्रेजी में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सॉरी ये वाला नहीं, पहले तुम मैं जो बोल रहा हूं उसी को लिखो, ठीक है। अंग्रेजी में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन ब्रैकेट में उत्तम पुरुष,
सेकंड पर्सन ब्रैकेट में मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन ब्रैकेट में अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष बोलने वाला, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष सुनने वाला और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन, चलिए फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष बोलने वाला लिख लिए, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष सुनने वाला और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा है, जैसे मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सुन रहे हो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात कर रहे हैं यानी ग्रामर के बारे में बात करें तो ग्रामर थर्ड पर्सन। समझ गए। बातचीत में तीन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लिखते जाओ। बातचीत में तीन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला तथा तीसरा जिसके बारे में बोला जाए। कहा लिखे बातचीत में तीन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पहले बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला तथा तीसरा जिसके बारे में बोला जाए। जिसके बारे में बोला जाए वह किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य संज्ञा भी हो सकती है। बातचीत में तीन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला तथा तीसरा जिसके बारे में बोला जाए। जिसके बारे में बोला जाए वह किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई संज्ञा यानी कि नाउन, नाउन में क्या क्या आते हैं, वस्तु, जानवर, स्थान सभी आते हैं, हो सकता है। मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो आदमी ही होंगे, लेकिन जिसके बारे में बात करेंगे जरूरी नहीं है कि वो आदमी हो, वो किसी जगह के बारे में भी आप बात कर सकते हो, फोन के बारे में बात कर सकते हो, है ना, डंडे के बारे में बात कर सकते हो। अब इसके एग्जांपल्स को लिखिए। अब ये डायग्राम आप प्रॉपरली बनाइए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर आई, वी, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर सेल्फ, आवर्स। ठीक है। सेकंड पर्सन में यू, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ। थर्ड पर्सन में ऑल नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, इनको छोड़कर ना याद रखना, इन दोनों की कैटेगरी में जो आते हैं उनको छोड़कर जितने भी नाउन और प्रोनाउन है वो क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है क्या?